हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किन किन तरीके की फोर्सेस की वजह से हमारे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट में जो चेंज आता है उस चेंज को वापस रिकवर कैसे करते हैं। इन सारे फिनोमिनास को आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो हमारा पहला फिनोमिना है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी होती क्या है, कितने टाइप की होती है और उससे किस तरीके के फिनोमिना जनरेट होते हैं या फिर किस तरीके से वो वर्क करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको जानना है कि हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है तो प्लीज बने रहिए एंड तक, और हाँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है डीफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है पहले वो समझे। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, डीफॉर्मिंग फोर्स को। तो देखो, डीफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि एक्सटर्नली किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है। अच्छा, यहां ध्यान रखना, दो वर्ड्स का बहुत खास ध्यान रखना, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ओके, एक्सटर्नली जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है, जैसे कि ये पेन है, अब मैं यहां से अपने इन थम्स के जरिए इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो देखो ये मुड़ रहा है, इसी को कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो डीफॉर्मिंग फोर्स वो होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन को चेंज करने का काम करी, और साथ ही कहां लगती है, एक्सटर्नली लगती है। पहली चीज यहां क्लियर हो गई। दूसरी चीज अब हमारे पास आती है वो है इलास्टिसिटी। अब हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। बहुत से टीचर पहले से इलास्टिसिटी के बारे में बता देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा सिर्फ इलास्टिसिटी को लेकर कंफ्यूज ही रहता है कि इलास्टिसिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली टर्म में बताता हूं। जैसे ही आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, ओके, और आपने यहां पर इसको लगाने के बाद वापस अपनी डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या फिर कहते हैं रिस्टोर फोर्स। वो क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट को जैसा था वैसा ही बनाने का काम करने लग जाती है। उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब यह है कि इलास्टिसिटी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी है किस चीज की, ऑब्जेक्ट को वापस फॉर्म करने की, यानी कि रीफॉर्म करने की। टू रीफॉर्म ऑब्जेक्ट, वापस अपने ऑब्जेक्ट को रिफॉर्म कर देती है। किस तरीके से कर देती है कि जैसे ही आपने कहीं पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और उस फोर्स को जैसे ही आप हटाते हो तो इस ऑब्जेक्ट की खुद की अंदर एक प्रॉपर्टी है, एक इंटरनल फोर्स है। वो फोर्स क्या काम करती है, इस ऑब्जेक्ट को जैसा था वैसा ही बना देती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो एक्चुअल में इलास्टिसिटी ये होती है। ठीक है, और जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा, जिसके बारे में आपने कहीं पर पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि भाई आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो तो ये ऑब्जेक्ट देखो ऐसे 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 स्ट्रेच होता है, तो इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ना ना ना, ये इलास्टिसिटी नहीं होती। इलास्टिसिटी नहीं होती, उसको वो कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन। जो ऐसे ऐसे ये होता है ना, इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि हम जो जिन टर्म्स में बात करेंगे वो टर्म्स है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, लेकिन इलास्टिसिटी एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी, या फिर हम कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की खुद की इंटरनल फोर्स। किस तरीके की फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, वापस फॉर्म करती है अपने ऑब्जेक्ट को जैसा वो पहले था। समझ आया आपको? तो ये था हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स और इलास्टिसिटी के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे अगली चीज के ऊपर जिसका नाम है स्ट्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस। क्या है स्ट्रेस, जरा वो समझते हैं। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस को, अच्छा यहां पर थोड़ा हिंदी वर्ड्स के बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि ये हिंदी वर्ड्स है ना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को हिंदी वर्ड्स थोड़े ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर किसी को नहीं लगता तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो स्ट्रेस किसे कहते हैं। स्ट्रेस हमारा यहां पर इसको लिखा जाता है, सिग्मा से भी लिखते हैं तो हम इसको फाई से लिख देते हैं। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स कौन सी है यहां पर, एक्सटर्नल या इंटरनल? सबसे बड़ा मेन सवाल यही उठता है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखो, फोर्स यहां पर होती है हमारी इंटरनल फोर्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स। याद रखिएगा,
इंटरनल होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है यहाँ पर। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को हमने यहाँ डेफिनेशन के फॉर्म में तो पढ़ लिया, लेकिन सर इसका कोई ऐसा तो एग्जांपल चाहिए जिसकी वजह से हम इसको अच्छे से समझ सके। तो देखो वापस उसी बात पर आते हैं जो हमने पहले की थी। ये पेन है, इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया, ये देखो इस पेन पे मैंने फोर्स लगाया तो ये रिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ। अच्छा देखो, इस पेन पे फोर्स सिर्फ वहीं पर लग रहा है जहां पर मेरे थंब पॉइंट है, यानी इतना एरिया मेरे थंब्स ने कवर कर रखा है, मतलब इतने एरिया पर मैं फोर्स बाहर से लगा रहा हूं। तो उतने ही एरिया पर अंदर से एक फोर्स जनरेट होगी जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जितने एरिया पर मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं उतने ही एरिया पर अंदर से एक और फोर्स निकलेगी, वो फोर्स होगी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स। और इसी चेंज को रोकने का काम ये रिस्टोरिंग फोर्स करती है। किस चेंज को रोकने का काम? मैं कर रहा हूं, पेन को मोड़ रहा हूं, पेन का शेप चेंज कर रहा हूं, लेकिन मेरी रिस्टोरिंग फोर्स उसको चेंज नहीं होने दे रही है। उसी को कहते हैं स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस उसे कहेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट अपने आप को रीशेप होने से रोके, उसको हम कहेंगे स्ट्रेस। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपने आप को रीशेप होने से रोक रहा है, उसको बोलेंगे स्ट्रेस। और स्ट्रेस को भी और कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने एरिया पर फोर्स लग रही है उसी को बोला जाता है स्ट्रेस। ये समझ आया होगा आपको, आई होप सो। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने समझाया कि एक्चुअल में स्ट्रेस क्या है। समझ आया? चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं जरा वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेस तो जिंदगी में बहुत है, लेकिन फिजिक्स में कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। एक होता है लॉग्निट्यूडियल। लॉग्निट्यूडियल यानी कि अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, अब ये क्या होता है भाई? लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस का मतलब होता है कि मान लो जैसे कि एक वायर यहां पर ऐसे लटका हुआ है जिसकी लेंथ है L। यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया, यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट लटका दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, जो कि मैं मान लेता हूं कि भाई लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया, वो लेंथ हमारी कितनी होगी? डेल एल हो गई, ठीक है। इसी चेंज को बोलते हैं लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस। यानी कि किसी की लेंथ के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाता है, या फिर सॉरी चेंज वर्ड यूज मत करना यहां पर, यानी कि किसी के लेंथ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस। अब ये फोर्स कैसे काम कर रही है वो भी देख लेते हैं। आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपका तार ऊपर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये सर अगर आप कह रहे हो कि रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, आप ये कह रहे हो कि रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है, तो फिर लेंथ चेंज कैसे होगी? मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स वर्क नहीं करेगी तो इसके अंदर एक लेंथ में चेंज आ जाएगा। ये मैंने यहां पर पहले इसलिए बता दिया क्योंकि जब हम स्ट्रेन समझेंगे तो हम वापस यही इसी पे बात करेंगे, तो वहां पर ये समझना और आसान होगा। तो समझ गए? तो मेरे इस डेल एल चेंज को रोकने का काम कौन कर रहा है? मेरा लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस काम कर रहा है। मेरा लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस कह रहा है नहीं भाई तू ये डेल एल चेंज नहीं करेगा, तू वापस ऊपर की तरफ आ जा। दैट्स मीन इस चेंज को रोकने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? हमारा लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस। तो हमारा लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस एक्चुअल में क्या होता है? वापस बोल देता हूं, किसी तार की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में, लेंथ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस वर्क करता है, रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करती है, उसी को कहते हैं लॉग्निट्यूडियल स्ट्रेस। समझ आया आपको? चलो, अब आता है हमारा अभिलंब प्रतिबल यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है जरा वो समझते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई 3D ऑब्जेक्ट में यहां ले रहा हूं, सपोज करें कि एक क्यूब ले रहा हूं। अच्छा, अगर मैं क्यूब पे यहां पर फोर्स लगाता हूं, यहां पर फोर्स लगाता हूं, यहां पर फोर्स लगाता हूं, चाहे यहां पर फोर्स लगाता हूं, चारों में से किसी भी सरफेस पे मैं फोर्स लगाऊं, किसी भी एरिया पे फोर्स लगाऊं, हमेशा फोर्स उसके परपेंडिकुलर ही लगेगी। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है उसी को हम कहते हैं, अच्छा सुनो, कहते हैं, इससे पहले मैं बात बता देता हूं। जब आप एक्सटर्नली परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे
तो आपकी जो इंटरनल फोर्स लगेगी, मैंने कहा ना स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इंटरनल फोर्स लगेगी वो भी तो परपेंडिकुलर लगेगी। तो इसका मतलब है कि अगर बाहर से आपने कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाई तो इंटरनली भी आप पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। उसी को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। तो ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, इसी को समझाना था, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला भी यही है, एफ बाई ए। अच्छा याद रखना सरफेस क्या नाम है, स्ट्रेस के सारे फॉर्मूला एक जैसे ही होते हैं, कोई चेंज नहीं होता उनमें, ठीक है। चलो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, ताकि इसके अंदर मैं सब चीजों को क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे जब हम हुक्स लॉ, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, इतनी सब चीजों को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इन चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम उनको कर लेंगे। और एक्चुअल में अगर मैं चाहूं तो सिर्फ 2 घंटे की एक वीडियो बना सकता हूं जिसके अंदर कंप्लीटली ये लेक्चर कवर हो जाता, पूरा चैप्टर। लेकिन इस चीज के मैं एक एक एस्पेक्ट को क्लियर करना चाहता हूं, ताकि जो बच्चा ये वीडियो देखे उसको सेटिस्फाई फील हो कि यार मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक और स्ट्रेस की, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर जिसको हम कह दें शियर स्ट्रेस। हिंदी में अगर बोले तो स्पर्शी, स्पर्शी प्रतिबल। अब सर स्पर्शी प्रतिबल क्या होता है? तो देखो अगर मैं वापस एक 3D ऑब्जेक्ट लेता हूं, ठीक है, और अगर मैं उस पर परपेंडिकुलर फोर्स ना लगाकर ऐसे कोई फोर्स लगा दूं, ऐसे कोई फोर्स लगा दूं, यानी किसी एंगल पे लगा दूं, ठीक है, तो क्या रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगी? बिल्कुल वर्क करेगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगी उसी एंगल पे, याद रखिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी वापस उसी एंगल पे वर्क करेगी। तो याद रखना हमारा यहां पर जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वो होगा एफ बाई ए, ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, एफ बाई ए। तो हमारा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल पे फोर्स लगा दो तो क्या हमारा रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा। आप किसी भी एंगल पे फोर्स लगाओ, मैंने शुरू में बोल दिया है कि जो ये इलास्टिसिटी होती है ये हमारी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो चाहे आप किसी भी एंगल पे लगाओ या फिर आप कूद जाओ उसके ऊपर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका ऑब्जेक्ट हमेशा, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा वापस उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तभी तो वो रीशेप होगा, रिफॉर्म होगा, ठीक है। चलो तो ये चीज भी यहां पर क्लियर हुई। अब जो हमें पढ़ना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है मेरी नजर में यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेन बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करता हुआ चलता है। किस तरीके से? देखो स्ट्रेन या फिर जिसको हिंदी में बोलेंगे विकृति। अब एक्चुअल में स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन स्ट्रेस से एक कदम आगे। स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस हमारा काम करता है कि भाई ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म होने से रोकता है, स्ट्रेस का यही काम होता है। लेकिन स्ट्रेन का काम होता है ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देना, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देना, उसी का नाम होता है स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्ट्रेन का जो मतलब होता है चेंज, सॉरी टू मेक चेंज इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना ही स्ट्रेन का काम होता है। इसीलिए तो स्ट्रेन का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं मिलता, अलग अलग एस्पेक्ट में इसके अलग अलग फॉर्मूला पढ़ने पड़ते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग, नॉर्मल अकॉर्डिंग, और जो हमारा जो बोलते हैं ना टेंजेंशियल उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला नहीं लेकर हम इसका सारे फॉर्मूलाज एक साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो या फिर हम इसकी ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि इनिशियल और ऊपर रख सकते हैं फाइनल, ठीक है, फाइनल चेंज लिख सकते हैं अगर आप इसको लिखना चाहो तो। इसको ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल शेप, फाइनल चेंज अपॉन इनिशियल शेप, फाइनल चेंज अपॉन इनिशियल शेप। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए मैं लूंगा सीधी सीधी बात, हमारा लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडियल स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन। वापस वही बात जो मैंने अभी शुरू में की थी कि एक तार लेते हैं एल लंबाई का, उस पर एक गोला लटका हुआ है, इस गोले के लटकने की वजह से तार के अंदर छोटे, तार की लेंथ में छोटा सा चेंज आता है, उसको कहते हैं डेल एल। इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स
ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी कि डेल एल अपॉन एल। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा वो डेल एल अपॉन एल होगा। ये हमारा स्ट्रेन आता है लॉन्गिट्यूडल, लंबाई में जो चेंज आता है, समझ आया। चलो उसी तरीके से अगर मैं हमारा ले लू दूसरा वाला, कौन सा भाई सर, दूसरा लॉन्गिट्यूडल तो हो गया हमारा। अब आता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा कि जैसे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट में लेता हूं, ठीक है, अगर मैं उस पर यहां से कोई बाहर से कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और वो उस एरिया पर डैमेज हो जाए यानी कि डिफॉर्म हो जाए, तब उस पर जो स्ट्रेन होगा वो होगा डेल वी अपॉन वी। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट ही लेंगे और एक्चुअल में जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस या स्ट्रेन, वो हमेशा 3D ऑब्जेक्ट्स में ही वर्क करते हैं जिनके अंदर मास होता है या जो कि वॉल्यूम जनरेट करते हो। याद रखना आपको इस चीज के बारे में, ठीक है, 2D का यहाँ पर कुछ काम नहीं है। तो ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। अब हमारा एक और स्ट्रेन होता है जिसको हम कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेन, सॉरी, ये शियरिंग स्ट्रेन कैसे होगा, क्या मैं वापस मेरा एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लेता हूं और जरा इसको ढंग से समझिएगा, ये काफी अच्छा है आपके लिए। अगर आप यहां पर किसी एंगल से कोई फोर्स लगाते हो तो इसके अंदर भी उतना ही चेंज जनरेट होगा, ठीक है, उसके अंदर भी उतना ही चेंज जनरेट होगा। तो मैं इसको थीटा से लिख देता हूं। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं अगर इसकी साइड एल है और इसके अंदर किसी एंगल पे फोर्स लगाने पर चेंज हो रहा है डेल एल, तो यहां पर अगर मैं यहां इसको O, ये P और यहां पर K मानूं, ठीक है, तो मैं देखता हूं कि ट्राइंगल OPK में अगर मैं यहां लगा दूं tan थीटा, तो tan थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा डेल एल और बेस अपना कितना हो गया एल। अगर मैं इसको मान लू कि थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा डेल एल अपॉन एल। ये एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके का, वो देखो। जब भी टेंजेंशियल की बात करेगा या फिर बात करेगा शेयरिंग स्ट्रेस की, तो याद रखना जो चेंज होता है ना, यानी कि जो डिफॉर्मेशन होता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। डिफॉर्मेशन हमेशा बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होता है, दैट्स मीन एंगल भी बहुत छोटा होता है। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कितना एंगल में वो डिफॉर्म हुआ, या फिर हमसे पूछ सकता है कि भाई अगर एंगल इतना है और इनिशियल लेंथ इतनी है तो उसके अंदर कितनी चेंज हुई। ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है शेयरिंग स्ट्रेस में। तो आपको समझ आ गया होगा शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। अगर किसी एंगल पे आप कोई फोर्स लगाते हो एक्सटर्नली बाहर पे, तो जिस तरीके का डिफॉर्मेशन जनरेट होता है उसको कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, यहाँ थोड़ा स्ट्रेन और स्ट्रेस वर्ड मैंने थोड़ा आगे पीछे यूज कर दिए होंगे, आप थोड़ा समझ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलो अब मैं इसके 4 क्वेश्चन करा देता हूँ, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा मेरे पास ट्रिक्स भी है जो कि मैं हमेशा बताता हूँ और यही मेरा काम है, ट्रिक्स को बताना। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बहुत अच्छा है। अ कॉपर रॉड 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच 1 मिलीमीटर, कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, आइडेंटिफाई, ओके, कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। हमसे पूछा है कि अगर एक कॉपर की रॉड है, उसकी लेंथ है हमारे पास में 2 मीटर और उसके अंदर जो चेंज आ रहा है यानी कि जो डेल एल जनरेट हो रहा है वो हमारे पास जनरेट हो रहा है 1 मिलीमीटर। तो बताओ इसके अंदर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कितना होगा। अरे यार आराम से, डेल एल अपॉन एल, सीधा सीधा 2 मीटर, इसको 1 मिलीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर 3 मीटर, यानी कि उस पर जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो कितना है 10 इंटू, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया 1 × 10 की पावर -3 तो ऊपर आएगा और साथ ही साथ जो मेरा डेल एल आएगा ना वो नीचे आएगा, सॉरी एल जो है वो मेरा नीचे आएगा। ये मुझसे कंफ्यूजन होगी, तो ये बना 5
इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, क्योंकि फोर्स है ना, ध्यान रखना ये न्यूटन के अंदर आएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर आराम से हो जाएगा। ओके, अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलता हूँ, तेज बोलता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ अ डायरेक्ट स्ट्रेस, अ रोड of a diameter 3 centimeter is subjected to an axial pull of 18 kilonewton. Calculate the stress in Newton meter square. तो यहां पर देखो, पहले फोर्स देखते हैं। फोर्स लग रही 18 किलो न्यूटन, जिसका मतलब होता है 18,000 न्यूटन। चलो भाई, उसके अलावा हमसे बोला गया कि आपके पास डायामीटर दिया गया है 3 सेंटीमीटर का, तो अगर इस डायामीटर जो कि 3 सेंटीमीटर है उसको अपन चेंज करें तो वो चेंज होता है 30 मिलीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज कर देते हैं। और फिर अगर मैं इसके अंदर जो एक और चीज दे रखी है वो हो जाएगी हमारी रेडियस। हमसे पूछा है, क्या पूछा है भाई? स्ट्रेस पूछा है। स्ट्रेस, स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेस कितना होगा? तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स तो हमारे पास 18,000 आ गई, लेकिन यहां पर हमारे पास एरिया नहीं आया, तो एरिया हमारा किससे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 हमारा क्या है? मिलीमीटर है। ओके, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 706.86 मिलीमीटर, तो इसका मतलब 706.86 मिलीमीटर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 25.46 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मेरे स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। इसको मैंने एस से लिखा है, आप इसको 5 से भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था जिसको मैंने किया। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। If a rubber ball volume decreases by 0.1%, what is the volumetric strain? अगर एक रबर की बॉल है और उसका वॉल्यूम जो स्ट्रेस है, या फिर वो सॉरी इसमें बोल रहा है वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाए 0.1%, 0.1% वॉल्यूम डिक्रीज, वाओ, तो हमें बताना है उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आराम से बता दो, ठीक है। और एक्चुअल में ये जो बात बोल रहा है ना, ये स्ट्रेन ही है। ये 0.1% एक्चुअल में हमारा क्या है? स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन है। आपको कैसे पता सर? एक बात बताओ, वॉल्यूम में चेंज और इनिशियल वॉल्यूम हो और उसके वॉल्यूम में चेंज हो तो वो क्या होता है? स्ट्रेन ही तो होता है। तो मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब किसी ने बाहर से बॉल पर कोई फोर्स लगाई है, बॉल पर फोर्स लगाने से बॉल का वॉल्यूम क्या हो गया है? कम हो गया। कम हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रेन है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो 0.1% को अगर मैं लिखूं किसमें, डेल वी बाय 0.1% को अगर मैं चेंज करूं तो वो हो जाएगा 0.1/100 डेल वी अपॉन वी, जो कि मेरा हो जाएगा डेल वी इक्वल टू 0.001 इंटू वी। ओके, चलो, हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता दो। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बता देते हैं। तो देखो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा कितना होगा, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, डेल वी अपॉन वी। तो डेल वी हमारा कितना? 0.001 वी अपॉन 0 वी से वी कैंसिल, तो आंसर कितना है? 0.001। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -2 या -3। ओके, चलो, अब एक बच्चे के दिमाग में यहाँ पर बहुत खुराफाती सवाल आया होगा, बहुत खुराफाती सवाल। वो खुराफाती सवाल ये है कि सर अगर इसी को देखा जाए तो हमने ये यहाँ पर चेंज किया, फिर इसी को उठा के यहाँ रखा, वापस मिला तो यही बात, तो उसकी भी सही है। लेकिन एक्चुअल में हर बार ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। मतलब जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर 0.1% को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ तो ये बना, और अगर मैं इसको सही से लिखूं तो हमारे पास ये बन जाएगा, तो यही तो हमारा स्ट्रेन हो गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इस चीज को, लेकिन ये तो हम इसको मान सकते हैं मात्र कोइंसिडेंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास में कभी भी कुछ ऐसी वैल्यू हमारे पास दे दी जाए जिसको हम प्रेडिक्ट ही ना कर सके,
ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मैच हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह मैच हो जाए। और आपका सोचना बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल सही है, लेकिन हर जगह ऐसा वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कवर हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है शियर स्ट्रेस पे। लिखा हुआ है अ स्क्वायर स्लैब साइड 50 सेंटीमीटर हैज इट अपर एज डिस्प्लेस्ड बाय द relative to x relative to the fixed base, how shear strain defined। अब हमारे पास में एक स्लैब है, वो उसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, जिसको मैं मीटर में चेंज करूँ तो 0.5 मीटर। वो कह रहा है कि अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पर चेंज, यानी कि जो डेल एल है वो कितना है, एक्स है, डेल एल है वो कितना है, एक्स है। तो अब बता दो कि भाई उसका स्ट्रेन कितना होगा। तो देखो यहाँ पर सब कुछ लेंथ के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एल लिया गया और डेल एल लिया गया। तो कोई ये ना समझे सर स्लैब है तो वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, तो ठीक है। तो सिग्मा इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल, सिग्मा इक्वल्स टू एक्स अपॉन कितना आएगा 0.5, तो सिग्मा इक्वल्स टू आ जाएगा 2x। तो याद रखिएगा इस चीज को कि हमारा जो स्ट्रेस होगा वो दुगना होगा किससे, उसकी चेंज जो कि लेंथ में चेंज के। इसको आपको याद रखना होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको करवा दिए, अब बारी आती है हमारे ट्रिक्स की। ओके, तो चलिए ट्रिक्स देख लेते हैं आराम से। 3-4 कॉपी है मेरे पास में, हर कॉपी के अंदर कुछ धमाकेदारी लिखा हुआ मेरे पास में, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके लिए लेकर आता हूं। तो 3-4 कॉपी इसलिए बनाता हूं ताकि मेरे लिए आसान हो चीजों को एडजस्ट करना कि कहां पर क्या लिखा हुआ, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाता तो मुश्किल हो जाती है। तो अब हमारी सबसे पहली ट्रिक है, तो इसको तो मिटा दे। हमारी सबसे पहली ट्रिक है स्क्वायर रूल फॉर रेशियो। अब कैसा है, इस ट्रिक को मैं पहले लिख देता हूं, सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। ये कैसे काम करती है ट्रिक, तो हमेशा याद रखना जो फोर्स होती है ना, जो भी फोर्स आप बाहर से लगाते हो वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। याद रखो जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ही ज्यादा क्या नाम होगा, एरिया होगा। फोर्स नहीं होगा, एरिया लिखेंगे, ठीक है। मतलब जितने एरिया पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, एरिया पे आप फोर्स लगाते हो, आप जितने एरिया पे आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो वो रेडियस की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए ट्रिक वर्क कैसे करेगी, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। होता क्या है, लिखा हुआ क्वेश्चन, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर सब्जेक्टेड एट द सेम टेंसाइल फोर्स इफ द रेशियो or their radii is 1:3, find the ratio of stress developed in them। अगर हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जिसके अंदर हमारे पास 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे रखे हो और उनका मटेरियल सेम हो, और फिर हमसे उन दोनों की रेडियस दे रखी हो या उन दोनों का स्ट्रेस दे रखा हो, तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं उनका स्ट्रेस और उनकी रेडियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में R1 और R2 का रेशियो दिया 1:3, तो 1:3 यानी कि R1 मेरे पास 1 और R2 मेरे पास 3। उठा के रखो यहां पर, तो मेरे पास कितना आएगा 9/1। तो इसका मतलब यहां पर मेरा सिग्मा 1 आया 9 और सिग्मा 2 कितना है 1। तो ये मेरे कैलकुलेट करने का तरीका है स्ट्रेस को। किसको कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस को। समझ आया आपको, किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस को। अब अगर कोई बच्चा कह रहा है सर अभी तो सिग्मा से आपने स्ट्रेन को बताया, तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नोटेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सिग्मा से लिखे, फाई से लिखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह फाई 1 फाई 2 रख ले स्ट्रेस के लिए। ओके चलो, तो ये थी मेरी ट्रिक नंबर 1 जो कि इस तरीके से वर्क करती है। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब मेरी ट्रिक नंबर 2 वो क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेल्फ वेट शॉर्टकट। सेल्फ वेट, अब सर सेल्फ वेट का मतलब नहीं समझ आया। तो देखो जब एक तार ऐसे लटका हुआ रहता है ना, जब एक तार ऐसे लटका हुआ रहता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। जब एक तार लटका हुआ और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तार सिर्फ रैंडमली ऐसे पड़ा, ऐसे ये लटका हुआ है,
इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट अटैच नहीं है, बिल्कुल अकेले सिंगल तार है। तो इसमें होता क्या है ना, जरा होता क्या है कि इस तार के वेट की वजह से इस जगह पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है और इस जगह पर स्ट्रेस सबसे कम होता है। यहां ज्यादा और यहां क्या होता है, कम होता है। क्योंकि यहां ज्यादा क्यों होगा सर? तो जरा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के नीचे इतना लंबा तार है, यानी इतना लंबा मटेरियल है, दैट्स मीन इस पॉइंट पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इस पॉइंट पर वेट बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। और यहां पर देखो इस पॉइंट पर कोई वेट नहीं है, ये आराम से मस्ती से खड़ा है एकदम, तो इसका मतलब इसमें स्ट्रेस सबसे कम है। तो सर अब ये कौन सा क्वेश्चन है और क्या हो जाएगा इससे, आप क्यों करवा रहे हो? तो देखो यहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स भी तो सबसे ज्यादा ये है, तो यहां पर एक्चुअल में चेंज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये तार यहां से लंबा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहां पर किस तरीके का क्वेश्चन जनरेट हो जाता है सर, वो बता दो। तो यहां पर जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो इस टाइप का होता है, मैं करवा रहा हूं। अ यूनिफॉर्म स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। एंड डेंसिटी इज 8000 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 8000 किलोग्राम मीटर क्यूब, सॉरी, as vertically find the elongation produced by its own weight। इसके ओन वेट की वजह से उसमें जो लंबाई हो सकती है वो बता दो। मतलब यहां से लंबा हो सकता है ना, मैंने अभी तो बात की, यहां स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर लंबा होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आराम से। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है डेल एल इक्वल्स टू रो जी एल स्क्वायर 2y। y एक्चुअल में यहां पर हमारा यंग मॉड्यूलस होता है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, यहां पर भी दे रखी है 11 मीटर स्क्वायर, और g की वैल्यू यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा वैल्यू को रखें यहां पर, जरा वैल्यू को रख दे, तो रखे तो भाई 8010 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 10 की पावर 11। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। यानी कि इतना चेंज आ सकता है इस तार के अंदर, किसकी वजह से, इसके खुद के वेट की वजह से, सेल्फ वेट की वजह से। तो ये फॉर्मूला कहीं छुपा के रख ले चिट के अंदर, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छी ट्रिक थी, ठीक है। एक मैं छोटी सी चीज यहां पर बताना भूल गया, 2 वर्ड्स हम यहां पर यूज करते हैं, जिनके एक का नाम है टेंसाइल और एक नाम है हमारा शायद कंडेंसेशन या कंसेंट्रेंसी बोलते हैं उसको, एक मैं 2 मिनट देख लेता हूं। हाँ, कंप्रेसिव, एक वर्ड होता है कंप्रेसिव। ये 2 मुझे मैंने बताया नहीं, बता देता हूं। टेंसाइल और कंप्रेसिव ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये पूछे नहीं जाते मतलब इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस और टॉपिक के अंदर। टेंसाइल का मतलब होता है खींचना। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कोई फोर्स लग रही होती है, जैसे ये तार है और तार के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक गोला लटका दूं तो ये तार खींचेगा, खींचने की वजह से इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर इसमें स्ट्रेन जनरेट हुआ तो वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेन। समझ आया? चलो, साथ ही साथ अगर मैं यहां पर एक ये ले लूं ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट लिया मैंने वॉल्यूम, अगर मैं यहां पर बाहर से कोई फोर्स लगाता हूं और उससे वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, मतलब भिंच जाता है, तो वो कहलाएगा मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेन, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगा। समझ आया मेरे को आपको? जो मुझे समझाना था वो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ठीक है। ये चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन, और टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल का मतलब होता है खींचने की वजह से जो चेंज होता है, खींचने की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो वो कहलाएंगे टेंसाइल, और दबाने की वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट हो वो कहलाएंगे कंप्रेसिव। याद रखना, ये 2 बहुत ज्यादा काम आते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी पर इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा हुक्स लॉ, कर्व एंड साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन एंड ट्रिक्स। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें।